भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारतीय न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम लॉजिकल गुरु में। मैं हूं मनाली श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे एआई द्वारा निर्मित कृतियों का मालिक कौन है, कॉपीराइट मुद्दे पर कानून क्या कहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित करने के लिए काफ़ी है। हम सिर्फ गूगल पर जानकारी ढूंढने और कई नतीजों को देखने से लेकर जवाब पाने या खास सवालों के लिए कंटेंट बनाने के लिए चैटबॉट का इस्तेमाल करने तक पहुंच गए हैं। सबसे लोकप्रिय उपकरणों में से एक है चैट जीपीटी। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, चैट प्लस जीपीटी। चैट यानी बातचीत करना और जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी पहले से ट्रेन एक मशीन जो आपकी बातों को सुनती है फिर उसका जवाब जनरेट करती है, और मशीन नहीं भाषा, यानी आपकी भाषा भी ट्रांसफॉर्म करती है और आपको उसका जवाब देती है। बस आपके कुछ कहने की देर है, यह अपना काम कुछ सेकंड्स में बड़ी आसानी से कर देती है। अगर आपको हम एक सीधा सटीक सा एग्जाम्पल दें तो अगर आप एआई से कहें कि बाइक का पंचर कैसे बनेगा, इतना डालते ही इसका जवाब आपके सामने होगा, वह भी विस्तार से, बिल्कुल आसान भाषा में, जैसे कोई इंसान आपको बता रहा हो। लेकिन जबकि एआई ने हमारे जीवन में कुछ चीज़ों को सरल बनाया है, एआई द्वारा उत्पन्न कार्य और कॉपीराइट कानून के बीच का संबंध कई चुनौतियों को जन्म देता है। इसने इस बात पर चल रही बहस को फिर से हवा दे दी है कि कानून के तहत एआई द्वारा उत्पन्न सामग्री के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। एआई सामग्री और कॉपीराइट संरक्षण के बारे में कानून क्या कहता है। मौजूदा भारतीय कानून में कॉपीराइट सुरक्षा एआई के लिए कॉपीराइट पंजीकरण या सुरक्षा की आवश्यकता को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करती। भारतीय कॉपीराइट कानून स्पष्ट रूप से एआई को लेखक के रूप में मान्यता नहीं देता है, जिससे चैट जीपीटी जैसे एआई टूल द्वारा उत्पादित सामग्री का स्वामित्व एक जटिल और विकसित मुद्दा बन जाता है। चैट जीपीटी का स्वयं कहना है कि भारतीय कानून के तहत चैट जीपीटी जैसे एआई उपकरणों के माध्यम से उत्पादित सामग्री का स्वामित्व एक जटिल और विकासशील मुद्दा हो सकता है, और भारत में कानूनी ढांचे में अभी तक एआई जनित सामग्री के स्वामित्व को संबोधित करने वाले विशिष्ट प्रावधान नहीं हो सकते हैं। 2 वर्ष पहले भारतीय बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर व्यवस्था की समीक्षा कर रही संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 161वीं रिपोर्ट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उससे संबंधित नवाचारों के लिए अधिकार की एक अलग श्रेणी बनाने की सिफारिश की थी तथा बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर के रूप में उनके संरक्षण के लिए समाधान सुझाए थे। जून में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को विनियमित करने की सरकार की मंशा व्यक्त की थी। यह स्पष्ट है कि एआई जनित सामग्री को कॉपीराइट ढांचे में फिट करने का प्रयास करते समय कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे ऐसी बौद्धिक संपदा के स्वामित्व के बारे में सवाल उठते हैं। इनमें से कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के प्रयास में इंडिया टुडे ने भारत के शीर्ष आईपीआर कानून फर्मों में से एक आनंद एंड आनंद के प्रबंध साझेदार प्रवीण आनंद का साक्षात्कार लिया। क्या एआई जनित सामग्री को कॉपीराइट किया जा सकता है? चैट जीपीटी मूल सामग्री का उल्लंघन कर सकता है या नहीं? इस बारे में प्रवीण आनंद ने कहा कि जनरेटिव एआई टूल, जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एएलएम के रूप में भी जाना जाता है, द्वारा उत्पन्न सामग्री के लिए तीसरे पक्ष के कॉपीराइट का उल्लंघन करना संभव है। हालांकि यह प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कॉपीराइट के लिए एआई द्वारा जनित सामग्री की पात्रता भी चिंता का विषय है। कॉपीराइट कानून के अनुसार किसी कार्य का लेखक उसका प्रारंभिक कॉपीराइट स्वामी होता है। भारत में वर्तमान कॉपीराइट अधिनियम 1957 एआई द्वारा जनित कार्यों को संबोधित नहीं करता या एआई को लेखक के रूप में स्वीकार नहीं करता। एआई कार्यों के कॉपीराइट संरक्षण में एक महत्वपूर्ण बाधा है कि कानून के अनुसार कॉपीराइट संरक्षण के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु कार्य को मौलिक और रचनात्मक होना चाहिए। मौलिकता किसी कार्य के लिए कॉपीराइट सुरक्षा की उपलब्धता की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानदंडों में से एक है। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 13 में कहा गया है कि मूल साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय और कलात्मक कार्यों के लिए कॉपीराइट सुरक्षा है। न्यायालय मौलिकता को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता, इसलिए यह निर्धारित करना न्यायालयों पर छोड़ दिया जाता है कि कोई कार्य पर्याप्त रूप से मूल होने के योग्य है या नहीं।
एआई द्वारा निर्मित सामग्री मौलिकता या रचनात्मकता के मानदंडों को पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि यह इंटरनेट पर पहले से मौजूद कई स्रोतों से लिए गए डेटा पर आधारित है तथा प्रशिक्षण के दौरान कार्यक्रम में डाले गए डेटा पर आधारित है। भारत में कॉपीराइट अधिनियम 1994 में संशोधन किया गया था, जिसमें साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय या कलात्मक कार्यों सहित कंप्यूटर जनरेटेड कार्य शामिल किए गए थे। अधिनियम में धारा 2D(V) को पेश किया गया था ताकि ऐसे कार्यों के लेखक को वह व्यक्ति जो कार्य का निर्माण करता है के रूप में परिभाषित किया जा सके। यहाँ व्यक्ति शब्द को कैसे परिभाषित और व्याख्यायित किया जाता है यह प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि अब तक केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को ही कानून के तहत लेखक के रूप में मान्यता दी गई है। इसलिए कानून और अदालतों द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि एआई की कानूनी स्थिति क्या है। क्या एआई को कानून के तहत व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और यदि हाँ तो किस हद तक? सीबीएसई द्वारा प्रश्न पत्रों पर कॉपीराइट दावे के मामलों पर विचार करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि लेखक का श्रेय केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को दिया जा सकता है तथा प्रश्न पत्रों के निर्माण में व्यक्तिगत भागीदारी के साक्ष्य के बिना कॉपीराइट का दावा नहीं किया जा सकता। एक अन्य मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानवीय हस्तक्षेप की कमी के कारण कंप्यूटर जनरेटेड सूचियों पर कॉपीराइट दावे को मान्यता देने से इनकार कर दिया। एक उल्लेखनीय उदाहरण में राघव नामक एक एआई आधारित ऐप को शुरू में कॉपीराइट किए गए कार्य के सह लेखक के रूप में मान्यता दी गई थी। हालांकि बाद में कॉपीराइट कार्यालय ने इस पर आपत्ति जताई और पंजीकरण रद्द करने की मांग की, जबकि एआई राघव को एकमात्र लेखक के रूप में पंजीकृत करने के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। भारतीय कॉपीराइट कार्यालय ने उस आवेदन को अनुमति दी जिसमें निर्माता को एआई टूल का सह लेखक नामित किया गया था। कॉपीराइट कानून के प्रावधान जो एआई सामग्री की रक्षा कर सकते हैं, कॉपीराइट कानून के तहत उचित उपयोग या उचित व्यवहार के सिद्धांत के आधार पर एआई उपकरणों द्वारा कॉपीराइट सामग्री के उपयोग का बचाव किया जा सकता है। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए कुछ अपवाद प्रदान करती है और स्वामी की अनुमति के बिना कॉपीराइट सामग्री के सीमित उपयोग की अनुमति देती है। यद्यपि कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अनुसंधान, निजी अध्ययन, आलोचना या समीक्षा जैसे उद्देश्यों के लिए साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय या कलात्मक कार्यों के साथ उचित व्यवहार कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अधिवक्ता प्रवीण आनंद ने बताया कि भारत में कॉपीराइट उल्लंघन का परीक्षण इस बात पर आधारित है कि क्या सामग्री कॉपीराइट किए गए कार्य से काफ़ी हद तक समान है और क्या यह कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 52 में उल्लिखित उल्लंघन के अपवादों के अंतर्गत आती है। उनके अनुसार एएलएम द्वारा तैयार की गई साहित्यिक कृतियां जब निजी उपभोग, शोध या समीक्षा या स्कूलों, विश्वविद्यालयों में शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती हैं तो वे उल्लंघन नहीं मानी जाती हैं। हालांकि यदि तीसरे पक्ष के संकेतों के आधार पर एएलएम द्वारा तैयार की गई सामग्री का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों या उल्लंघन के अपवादों के अंतर्गत नहीं आने वाले अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो यह कॉपीराइट उल्लंघन माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी पुस्तक का अनुवाद करने से या किसी उपन्यास का वैकल्पिक अंत बनाने के लिए एएलएम का उपयोग करता है और उसे अपने नाम से प्रकाशित करता है तो यह मूल लेखक के कॉपीराइट का उल्लंघन होगा। निष्पक्ष व्यवहार के अंतर्गत क्या आता है, इसका निर्धारण तथ्यों और परिस्थितियों और दिशा निर्देशों पर विचार करते हुए न्यायालयों द्वारा किया जाता है। एक और दूर से खोजा गया पहलू व्युत्पन्न कार्य के रूप में एआई सामग्री की संभावित सुरक्षा है। व्युत्पन्न कार्य बौद्धिक संपदा अधिकारों द्वारा सुरक्षित मौजूदा कार्यों पर आधारित होते हैं और यदि वे मूल से भिन्नताएं पेश करते हैं तो उन्हें बौद्धिक संपदा कानून के तहत संरक्षित किया जा सकता है। जनरेटिव एआई के एक रूप के रूप में चैट जीपीटी की प्रतिक्रियाएं डेटा और कई पहले से मौजूद स्रोतों से मॉडल की सीख पर आधारित हैं।
व्युत्पन्न कार्य कॉपीराइट धारक की स्पष्ट अनुमति से या सार्वजनिक डोमेन में कार्यों का उपयोग करके व्युत्पन्न किया जा सकते हैं। कॉपीराइट सुरक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए व्युत्पन्न कार्यों को मूल सामग्री में महत्वपूर्ण परिवर्तन करना चाहिए, जिसमें कार्य के प्रकार के आधार पर परिवर्तन की डिग्री अलग अलग होती है। कुछ कार्यों के लिए केवल दूसरी भाषा में अनुवाद ही पर्याप्त हो सकता है, जबकि अन्य को किसी अन्य माध्यम में पूर्ण बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। संक्षेप में, उदाहरण के लिए किसी लिखित कार्य में कुछ शब्दों का प्रतिस्थापन व्युत्पन्न कार्य बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। सामग्री में पर्याप्त संशोधन आवश्यक है। इसी तरह व्युत्पन्न कार्य में मूल सामग्री को पर्याप्त रूप से शामिल किया जाना चाहिए ताकि स्रोत में स्पष्ट रूप से निहित हो। चैटजीपीटी का उद्भव और लोकप्रियता महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा संबंधी चिंताओं को जन्म देती है, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एआई तकनीक द्वारा उत्पन्न अद्वितीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए कॉपीराइट कानून में संशोधन आवश्यक हो सकता है। ऐसे उपकरणों के उपयोग के कानूनी निहितार्थ तब तक जटिल और अनिश्चित बने रह सकते हैं जब तक कि अधिक निश्चित कानून स्थापित नहीं हो जाते। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई जानकारी और नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए लॉजिकल गुरु, सिर्फ और सिर्फ भारतीय न्यूज़ पर। धन्यवाद।